आज देखने वाली डिजीज जो बीमारी होती है वो कितने टाइप की हो सकती है, ये बीमारी किस किस तरीके से फैलती है, बहुत सारे तरीके देखने वाले हैं आज। और अगर किसी को कोई बीमारी हो गया, पर्टिकुलर डिजीज हो गया, तो वो किस तरीके से उससे बच सकता है, एंटीबायोटिक्स के ऊपर बात करने के ऊपर, इसके ऊपर। नमस्कार, अमित बात कर रहा हूँ, चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल का ये लेक्चर शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा। देखो, डिजीज को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं कि बीमारी जो है या तो वो एक्यूट डिजीज होगा भैया, या क्रॉनिक डिजीज होगा। समझते दोनों में अंतर क्या है? देखो, जैसे अगर बात करें एक्यूट डिजीज की, ऐसा बीमारी है जो तुरंत तुरंत लोग को होता है ना, तुरंत तुरंत जो है 1 महीना 2 महीना में ठीक हुआ, वापस फिर जो है दूसरा दो तीसरे महीने में शुरू हो गया। तो ये जैसे मैं बात करूँ अगर कॉमन कोल्ड की, कॉमन कोल्ड जुकाम जो होता है, तो देखो ये अगर किसी को जुकाम अगर हो जाए तो वो जो है हफ्ता भर 10 दिन तक चलता है, रिकवर कर गया, उसके बाद फिर देखते हो 2 महीना 3 महीने में फिर से उसको जुकाम हो गया। तो कॉमन कोल्ड की बात करें तो क्या देख रहे हो, फ्रीक्वेंटली जो है तुरंत 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 एक इंसान को होते रहता है, रिपीट करता है ये। अगर कोलेरा की बात करें, कोलेरा की बात करूं, अगर टाइफाइड की बात करूं, तो ये सब किससे फैलता है आपको पता है कि अगर मैं कॉन्टेमिनेटेड कोई गंदा खाना खा लूं या कॉन्टेमिनेटेड कोई पानी पी लूं, तो उसके कारण क्या हमें कोलेरा टाइफाइड जैसी बीमारी हो सकती है। और कोलेरा टाइफाइड होने से क्या है कि हमारा जो है लंग्स जो है वो खराब होने लगता है। बात समझ में आ गई आपको इससे? तो और देखो क्या होता है ना, अगर बात करें कोलेरा टाइफाइड की, ये भी क्या है कि हमारा एक्यूट डिजीज है। मतलब क्या है कि अगर एक बार जो है हफ्ता भर 10 दिन चला, हफ्ता भर 10 दिन चलने के बाद क्या है, ये अगर रिकवर कर गया तो फिर आपको 2 महीने 3 महीने वापस से चांसेस है कि आपको ये बीमारी हो सकती है। जॉन्डिस की भी बात करें तो जॉन्डिस में क्या हमारा शरीर जो है पीला पड़ जाता है। समझ में आ रहा है? ये भी आपका एक्यूट डिजीज है। अगर क्रॉनिक डिजीज की बात करें, ये वो डिजीज है जो अगर एक बार हो जाए तो रिपीट नहीं करता है। क्या क्या मतलब इसका? जैसे अगर डायबिटीज की बात करें, जिनको जिनको शुगर होता है, डायबिटीज होता है, आप देखोगे कि जिसको अगर एक बार डायबिटीज हो गया, तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज उसको जो है 2 महीने में या 3 महीने में रिकवर कर गया। एक तो जिसको डायबिटीज हुआ है वो बहुत समय तक चलता है, बहुत समय तक चलता है। हो सकता है कभी कभी क्या है कि उसकी उस पर्सन का जो है लाइफ टाइम तक उसको पर्टिकुलर बीमारी चले, उसको मेडिसिन कंटिन्यूअसली खाना पड़ता है। तो क्रॉनिक डिजीज में क्या है, आप देखो ये ऐसे डिजीज है जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, एक बार अगर हो गया तो लंबे समय तक चलता है। ऐसा नहीं कि आपको जो 2 महीने 3 महीने रिकवर कर गया, तो ऐसा नहीं होने वाला, ये लंबे समय तक चलेगा। हाँ, और हो सकता है कि आपके लाइफ टाइम तक भी आपका साथ ना छोड़े। बात समझ में आई है? कैंसर की भी बात करें, फिर टीबी की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस है ना, टीबी टीबी जिसे बोलते हैं, ये भी हमारा क्रॉनिक डिजीज है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं एक्यूट डिजीज की बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लास्ट करता है ये। क्रॉनिक डिजीज की बात करते हैं लंबे समय तक रहता है, कभी कभी लाइफ लाइफ टाइम तक भी रहता है हमारे। अगर एक्यूट डिजीज की बात करें तो दे डोंट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन इंटरनल ऑर्गन्स। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको जो एक्यूट डिजीज ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करेंगे, अफेक्ट करते हैं लेकिन बुरी तरह अफेक्ट नहीं करते हैं। कहने का ये मतलब, जैसे मान लो हमको कोई भी बीमारी अगर हो रही है, हमको कोई सी बीमारी हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ होगा, हमारा ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ, सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, तभी तो कोई बीमारी हुई है, ना तो ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो टाइफाइड की बात करें, कोलेरा की बात करें, है ना, ये सब जगह, कॉमन कोल्ड की बात करें, जॉन्डिस को, जॉन्डिस में क्या होता है, हमारा लीवर जो है वो उस पे अटैक करता है, जो भी पैथोजन होता है। तो अटैक तो लीवर पे, हमारा ऑर्गन पे अटैक तो हो रहा है, ऑर्गन जो है खराब हो रहा है, लेकिन वो कम समय के लिए, क्योंकि तुरंत रिकवर कर जा रहे हैं हम, है ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन में ही हम कम रिकवर कर जा रहे हैं। इसलिए अगर ऑर्गन थोड़ा बहुत डैमेज हुआ भी है तो फट से रिकवर कर जाता है वो। बात समझ में आ रहा है? तो ये हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट नहीं करता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है ऑर्गन को। अगर बात करें क्रॉनिक डिजीज की, तो ये क्या है, देखो आपके ऑर्गन्स पे अगर एक बार अटैक किया तो लंबे समय तक उसको जो है डिस्ट्रॉय करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। समझ में आ रहा बात आपको? जैसे टीबी की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पे बात किया, ट्यूबरक्लोसिस ये क्या है, एक हमारी लंग डिजीज है, जिसको अगर टीबी हो गया तो उसका फेफड़ा खराब होने लगता है। बात समझ में आ गई आपको? और वो लंबे समय तक चलता है कि जिसको जितने देर तक उसको टीबी होगा उतनी देर तक उसका क्या है कि उसका लंग डैमेज होता रहेगा, होता रहेगा, तो ये लंबे समय तक प्रोसेस चलता है। समझ में आ गई बात आपको? और तो यहाँ पे देखो कई बार जो ये फैटल भी हो सकता है। फैटल मतलब क्या कि डेथ, कि किसी को अगर टीबी हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, वो बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तो उसका क्या सिस्टम खराब हो रहा है भैया, तो उस समय तक कंटिन्यूस सिस्टम उसका बिगड़ रहा है। अब बिगड़ते 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 हालत ऐसा आ जाता है कि वो पर्सन की जो है डेथ भी हो सकती है। बात समझ में आ गई आपका? ये था एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि हमारा डिजीज किन किन तरीके से फैल सकता है। दो तरीके हैं, या तो वो डिजीज इमीडिएट कॉज से फैलेगा, या वो दूसरा होगा कंट्रीब्यूटरी कॉज से हमारा डिजीज फैल सकता है। समझते हैं दोनों में क्या अंतर है? देखो, किसी बीमारी के होने का कारण क्या है, किसी बीमारी के होने का कारण क्या है, वो है इमीडिएट कॉज, और कारण के पीछे का कारण क्या है, ये है कंट्रीब्यूटरी कॉज। जैसे मान लो अगर मैं जैसे कोविड की बात करूं, कोविड के टाइम पे क्या लोगों को कोरोना वायरस होता था, तो उस समय क्या है कि कोविड के टाइम पे आप देखते थे कि हमको होता था, अगर किसी की बॉडी में कोरोना वायरस एंटर कर जाए तो उसको कोविड होता था, ये तो था इमीडिएट कॉज। अब कोरोना वायरस एंटर क्यों किया? क्योंकि वो जो है प्रिकॉशंस सही से फॉलो नहीं कर रहा था, जो भी गाइडलाइंस था कि आपको मास्क लगाना है, आपको सैनिटाइज करना है, आपको जो है दूरी मेंटेन करनी है, तो वो क्या है कि ये सब चीज फॉलो नहीं कर रहा था गाइडलाइंस, इसी कारण उसको क्या है कि कोविड हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा इमीडिएट कॉज क्या था कि वायरस का शरीर में आना, और क्यों आना, चूंकि आपने गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया। तो ये होता है कि कारण उस डिजीज का होता है इमीडिएट कॉज, और कारण के पीछे का कारण क्या है, वो होता है कंट्रीब्यूटरी कॉज। वही देखो बताया गया यहाँ पे, इमीडिएट इमीडिएट कॉज क्या है, द एक्चुअल कॉज ऑफ अ डिजीज, और कंट्रीब्यूटरी कॉज की बात करें तो कारण के पीछे का कारण होता है हमारा कंट्रीब्यूटरी कॉज। ये देखो
यहाँ पे आपके अलग अलग पैथोजन, पैथोजन क्या होते हैं भैया? पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, है ना। बेसिकली डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजन बोलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया की बात करें, वायरस की बात करें, फंगी की बात करें, इन सब के कारण क्या अगर हमारे बॉडी में आ जाए, अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरीके से आ जाए तो क्या है, हमको अलग अलग तरीके की बीमारी हो सकती है। समझ में आ गया। और कंट्रीब्यूटरी कॉज में आपका हो गया पुअर हाइजीन, है ना, कि आप क्या है, अच्छा खाना नहीं खा रहे थे, आप अच्छा पानी नहीं पी रहे थे। पॉल्यूशन की बात करें, आपके आसपास जो एयर पॉल्यूशन था, सॉइल पॉल्यूशन था, वाटर पॉल्यूशन था, आप उसी में रह रहे थे, है ना, उसी में जो इनहेल कर रहे थे गंदी हवा को, इन सब ये सब क्या हमारी कंट्रीब्यूटरी कॉज हो जाएगी। बात जब हम आपको आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि हम लोग डिजीज को फर्दर और कैटेगराइज कर सकते हैं। डिजीज और भी हम देख सकते हैं, दो तरीके की हो सकती है। एक होती है एक्वायर्ड डिजीज और दूसरी होती है हमारी इनहेरिटेड डिजीज, जिसका एक और नाम है कंजेनिटल डिजीज। जाहिर सी बात है, इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्जेनिटल डिजीज। उसका उल्टा जस्ट देखो, एक्वायर्ड डिजीज इसका मतलब क्या होता है, इनहेरिटेड डिजीज का मतलब, इनहेरिटेड डिजीज मतलब ऐसा होता है जो हमको जन्म से ही होता है। एक बच्चा जन्म लिया, उसी के समय से अगर उसको डिजीज हो तो वो होती है कंजेनिटल डिजीज। जैसे मान लो अगर बात करें, काफी सारी हो सकती है। अगर मैं एक आध का नाम बताऊं, एक हमारा डाउन सिंड्रोम, यहाँ पे स्पेलिंग लिख दूं तो एक हमारी डिजीज है जिसका नाम होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है ना, जैसे अगर नॉर्मली अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसके बॉडी में क्या है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। आपको पता है ना क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए से बनी हुई होती है। डीएनए से बना हुआ मटेरियल को क्या क्रोमोसोम बोलते हैं ना। तो क्रोमोसोम हर एक इंडिविजुअल में क्या है, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिससे कि जिनमें की 23 जो है फादर से आ रहा होता है, 23 मदर से आ रहा होता है। और आपको पता है कि क्रोमोसोम जो है पेयर्ड रहते हैं हमेशा, जो है एक के साथ दूसरा जो क्रोमोसोम जो है, एक फादर का मदर का, फादर का मदर का, इस तरीके से क्या है, क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्ड रहते हैं। तो सारा अगर क्रोमोसोम्स पेयर्ड है तो चीजें सही चल रही है। लेकिन कई बार क्या देखा गया है, जिसको डाउन सिंड्रोम होता है ना, उसका जो 21st वाला पेयर होता है क्रोमोसोम का, जो 21st नंबर वाला जो पेयर होगा क्रोमोसोम का, उसमें दो तो होंगे ही, और दो के साथ क्या है, कई बार जो है एक और एक्स्ट्रा आ जाता है क्रोमोसोम। समझ रहे हो, या तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, या हाफ कोई सा क्रोमोसोम आ गया। तो मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डेवलप करने के कारण क्या है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम होता है। और ये डाउन सिंड्रोम जो है, ये एक इनहेरिटेड डिजीज है, मतलब पैदा लेते संग ही, है ना। ऐसा क्यों हुआ बोलोगे कि उसका जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कैसे आ गया बॉडी में? तो ये उस बच्चे का दोष नहीं है ना, कि बेसिकली जो कुछ कुछ ना कुछ हो सकता है कि जेनेटिकली जो है कुछ दिक्कत आ गई हो। समझ में आ रहा है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है कि जीन जीन में क्या है कि डीएनए में कुछ डिसऑर्डर आ गया, उसके कारण क्या है कि हमारी एक्स्ट्रा जो है ये क्रोमोसोम बन गई हो। इसमें बच्चे की कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? ना कि पेरेंट्स की इसमें जो है कोई इसमें जिसमें योगदान है। बात समझ में आ गया आपका? चलो अब देखते हैं, इसमें और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे हमारा क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है ना, यहाँ मैं लिख दूं एक और एग्जाम्पल हो गया क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। इसको आप देख सकते हो गूगल करके, मैं बताऊंगा तो समय लग जाएगा, ऑल्दो ये सब देखने को नहीं होता ना। आगे बढ़ते हैं। और दूसरा हो सकता है हमारा एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज वैसा है जो कि हमको जन्म के बाद होता है। ऐसा नहीं कि जन्म लेते संग ही हो गया, जन्म के बाद हो सकता है, या तो आपकी किसी गलती से आपको हो गया हो, या किसी और दूसरे कारण से आपको हो गया हो, तो होता है एक्वायर्ड डिजीज। समझ में आ गया बात? अब ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। या तो एक्वायर्ड डिजीज आपका इन्फेक्शियस होगा, जिसका एक और नाम है कम्युनिकेबल डिजीज, या तो एक्वायर्ड डिजीज आपका नॉन इन्फेक्शियस होगा, जिसका एक और नाम क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखते दोनों में अंतर क्या है। इन्फेक्शियस डिजीज नाम से लग रहा है कि इन्फेक्शन इन्फेक्शन इन्फेक्शन, कुछ सुन के लग रहा है ना। तो इन्फेक्शियस डिजीज वैसे डिजीज है जो कि किसी पैथोजेन से फैलते हो। पैथोजेन आपको पता है ना, या तो बैक्टीरिया होगा, या वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगी हो गया, ये सब क्या है, हमारे पैथोजेन है। तो किसी पैथोजेन के आपके बॉडी में अंदर आने के कारण आपको अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि आपको इन्फेक्शियस डिजीज हुआ है। बात जमा। तो और क्या देखते हैं कि जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ये किसी पैथोजन के कारण नहीं होता है। अगर आप मान लो स्मोकिंग कर रहे हो, है ना, अगर आप कोई कोई बंदा अगर स्मोकिंग करता है, कोई अगर ड्रिंकिंग करता है, तो क्या स्मोकिंग करने से क्या है, आपके शरीर में कोई पैथोजन थोड़ा ही ना आ रहा है। और कोई स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग की जो वो हार्मफुल जो गैसेस होती है वो आपके अंदर जाती है, उसकी हार्मफुल गैसेस अंदर जाती है, तब जाके आपके फेफड़े को खराब करती है। उस तरीके ड्रिंकिंग की बात कर, कोई अगर दारू पीता है, अल्कोहल ले रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, उससे क्या है कि उसमें जो कंटेंट होगा जिससे भी वो बना होगा बेसिकली, तो वो आपके जो है फेफड़े को खराब कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपके जो फेफड़े में कोई तरीके का कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ओल्ड एज के कारण हो सकता है, ये कई लोग जो है बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तो उम्र के साथ साथ भी क्या है, काफी सारी बीमारी लोग को होने लगती है। इसका ये मतलब नहीं कि उनके अंदर जो है कोई पैथोजन आ गया। समझ में आ रहा है? कई बार अगर बात करें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी का, कि किसी को प्रॉपर अगर खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है, इससे भी उसको कई सारी बीमारी हो सकती है। तो मतलब ये नहीं कि इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर जो कोई पैथोजन आ गया है, प्रॉपर खाना नहीं खा रहा है, इसी कारण उसका सिस्टम जो है अंदर का, चाहे लीवर की बात करें, किडनी की बात करें, या हम लोग स्टमक की बात करें, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, बस यही कारण था चूंकि, इसलिए उसको पर्टिकुलर टाइप का डिजीज हो गया। बात समझ में आ गया? ये था हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब चूंकि इन्फेक्शियस डिजीज किसी पैथोजेन से हुआ है, तो चांसेस है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाए। जो पर्सन इन्फेक्टेड है उससे हेल्दी पर्सन में चांसेस है कि फैल जाए। समझ में आ रहा है? जैसे अगर बात करूं, जैसे अगर मैं
इसकी बात करते हैं, लेट्स से अगर मैं कोलेरा, टीबी, या मान लो अगर मैं कॉमन कोल्ड की भी बात करूं, जो हमारा जुकाम होता है कॉमन कोल्ड, देखिए होगे कॉमन कोल्ड जो भी देखते हो, लोग बहुत छींक रहा है, बहुत खांस रहा है, लोग उनके पास नहीं जाते हैं। जो भी अगर बहुत छींक रहा हो, खांस रहा हो, तो लोग क्या बोलते हैं कि यार रुमाल लेके ऐसा किया करो। क्यों? क्योंकि अगर उनका ड्रॉपलेट्स वो एयर में चला जाएगा, एयर में तो जा ही रहा है ऐसे भी, तो एयर में जो जा रहा है ड्रॉपलेट्स, अगर आप पास में रहोगे, आपने उसको इनहेल कर लिया उन ड्रॉपलेट्स को, है ना, तो आपके क्या बॉडी में वायरस चला जाएगा, और वायरस जाने के कारण आपको भी चांसेस है कि आपको भी कुछ दिनों में जो है जुकाम आना शुरू हो जाए। समझ रहे हो? तो उसको पहले जुकाम था और आप पहले हेल्दी पर्सन थे, उससे कांटेक्ट में आ गए, तो आपको भी चीजें होने लगी। तो ये होता है हमारा जो है कि इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो फैल सकता है एक एक हमारी डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, लेकिन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज तो फैलेगा ही नहीं भैया। अगर डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज फैल जाएगा कि मान लो अगर आपको डायबिटीज है, किसी को भी डायबिटीज है, उसको किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है, तो फैलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं फैलने वाला है। उसके साथ अगर आप बैठ के खा भी रहे हो, उसके साथ अगर बैठ के खा रहे हो, अगर उसका जूठा खाना भी आपने खा लिया, तो आपको डायबिटीज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसके साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, गले मिल रहे हो, तो इस सब में कोई दिक्कत नहीं है कि पर्सन टू पर्सन नहीं फैलने वाला है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात कर रहे हैं। और देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब क्या, किन किन तरीके से ये फैल सकता है। तो या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलेगा, जैसे जैसे बात करें जब हमारा, है ना, जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है भैया, है ना, कि जब मेल और फीमेल का इंटरकोर्स जब कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या है कि सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण भी जो है, जैसे अगर बात करें एड्स की बात करें, एड्स हमारा एक जो है डिजीज होता है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण फैलता है। बात समझ में आ गया? तो या तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हो किसी से, या मान लो अगर मैं बात करूं मीडियम की, कि अगर मान लो मैं जो है जैसे कुछ हमारे डिजीज होते हैं जो कि क्या है कि हवा से फैलते हैं, कुछ डिजीज है जो कि गंदा पानी से फैलते हैं, तो अगर उन सब कांटेक्ट में आ गए तो आपको कुछ डिजीज हो जाएगा। और मान लो कुछ डिजीज हमारे ऐसे होते हैं जो कि वेक्टर से फैलते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हमारे वैसे एनिमल या वैसे इंसेक्ट को बोलते हैं वेक्टर, है ना, जो कि क्या करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पैथोजन लेके जाते हैं। क्या बोला मैंने? वेक्टर उन्हें कहा जाता है, वैसे एनिमल्स को या वैसे इंसेक्ट्स को, जो कि एक पर्टिकुलर पैथोजेन को एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में लेके जाए। जैसे अगर बात करें मॉस्किटो की, आपको पता है ना, जैसे अगर मलेरिया वगैरह की बात करें, मलेरिया की बात करें, डेंगू की बात करें, ये सब किससे होता है भैया? मच्छर काटने से ही तो होता है ना। अगर बात करें एक हमारा डिजीज है रेबीज नाम का, वो रेबीज क्यों होता है? क्योंकि कुत्तों को काटने से, अच्छे कुत्तों को काटने से नहीं, पागल कुत्तों को काटने से। अगर एक कुत्ता मान लो पागल है, कोई बिल्ली है ना, मान लो अगर कोई हमारा बैट है, तो इन सब पे काटने से क्या है ना कि आपको एक डिजीज, एक बीमारी जिसका नाम है रेबीज, वो हो सकता है। तो आपने क्या देखा, ये सब तरीके हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरीके से हमारा इन्फेक्शियस डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैल सकता है। बात जमा। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस तो भैया फैलेगा ही नहीं। नॉन इन्फेक्शियस जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन चांसेस है कि ये जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हो जाए। जैसे मैंने बताया था ना आपको, मैंने क्या दिखाया था, डाउन सिंड्रोम की बात की थी, डाउन सिंड्रोम दिखाया था ना। तो डाउन सिंड्रोम जो है वो एक इनहेरिटेड डिजीज था कि पर्सन पेरेंट्स से जो है वो ऑफस्प्रिंग में उनके बच्चों में आ गया था, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण ये चीजें हो रही थी, है ना। इसमें ना तो पेरेंट्स का दोष है, ना ही उनके ऑफस्प्रिंग का कोई दोष है। बात समझ रहे हो? ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा उनका। अब देखो अगर बात करें इन्फेक्शियस डिजीज का, तो अगर हम कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन करें तो इट कैन रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। देखो अगर मान लो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां के सभी लोग को सतर्क कर दिया गया है, वहां को अवेयर कर दिया है कि भैया आज से जो है आप लोग अपने एयर को जो है क्लीन रखोगे, आसपास के पानी को साफ रखना है ना, जो जो भी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है। तो हमने क्या किया, सबको जो है मान लो अगर कोविड का टाइम ही है, अगर कोविड का टाइम ही है, सबको अगर अवेयर कर दिया है कि मास्क लगा के घूमो भैया, सैनिटाइज करो हाथ को, है ना, खाने से पहले, खाने के बाद हाथ धो सही से, ये अपने अपने बीच जो है 2-4 मीटर की दूरी रखो, ये सब बातें कर दी गई है, उनको अवेयर कर दिया गया है। तो इससे क्या है, अगर हम उनको अवेयर कर दे, लोग अगर हाइजीन मेंटेन करें कम्युनिटी में सभी लोग, इससे क्या है कि इन्फेक्शियस डिजीज फैलने का खतरा रुक जाएगा ना। जैसे अगर बात करें, है ना, अब कोविड की बात करी हमने, तो कोविड किस तरीके से फैलने से रोक सकते हैं अगर हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें कम्युनिटी के सारे लोग। लेकिन हम जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन करने से नहीं रोक सकते हैं। समझ रहे हो? ऐसा हो रहा है कि जैसे मान लो कुछ लोग आए हैं साथ में, कम्युनिटी एक सोसाइटी के सभी लोग साथ में आ गए, क्या बोले हैं कि कल से हम सभी जो है कम से कम पोल्यूशन कोशिश करेंगे कि हो, अपने आसपास के एयर को जो है सारा वो क्लीन रखेंगे, अपने पानी को क्लीन रखेंगे, है ना, अपने सॉइल को, अपनी मिट्टी को क्लीन रखेंगे, इधर उधर से कहीं भी कचरा नहीं फेंक देंगे, स्पिट नहीं कर देंगे। तो हमने सारी बातें कर ली और कल से वो सब फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि देख रहे हैं कि अगला दिन से जो 10 मिठाई 20 मिठाई दबा के पेल रहा है। इससे क्या है कि हमने कम्युनिटी हाइजीन तो मेंटेन कर लिया, लेकिन क्या है, हमने सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहा। कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन कर रहे हो लेकिन आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, दबा के मिठाई उठाई खा रहे हो, तो आपको क्या है, इससे डायबिटीज तो होगा ही भैया। डायबिटीज तो आपको होना ही है ना, समझ रहे हो? तो कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन करके आप डायबिटीज को नहीं रोक सकते, आपको पर्सनल डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। मिठाई उठाई जो है आपको स्वीट चीजें नहीं खानी पड़ेगी। बात जमा आपको, ये था इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में हमारा अंतर। यहाँ कुछ एग्जाम्पल वगैरह है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखने वाले हैं पैथोजेंस कॉजिंग डिजीजेस, है ना। पैथोजेंस क्या होते हैं आपको पता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके कारण डिजीज होता है, तो उन सबको पैथोजेंस कहा जाता है। पैथोजन देखो बहुत तरीके के हो सकते हैं। एक तो वायरस की बात करें, वो हमारे एक पैथोजन है। बैक्टीरिया की बात करें, फंगी की बात करें, वर्म की बात करें, प्रोटोजोआ की बात करें, ये 5 जो देख रहे हो आप, ये पांचों हमारे पैथोजन है जो कि अलग अलग तरह की बीमारी कॉज करती है।
है ना, वायरस से एक पर्टिकुलर टाइप का हमारा डिजीज होगा, बैक्टीरिया से कुछ और डिजीज होगा, फंगी से कुछ और होगा। तो अलग अलग पैथोजन से अलग अलग से डिजीज होती है, सबके ऊपर बात करेंगे अच्छे से। देखो, तो अभी समझते हैं कि वायरल डिजीज के ऊपर, कि अगर किसी को अगर वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज होना मतलब क्या, कि उसके बॉडी में वायरस का आ जाना, तो उससे उसको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, समझ में आ रहा है? काफी सारी बीमारी हो सकती है, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं चार, उनके ऊपर बात करने को है। तो या तो उसको कॉमन कोल्ड हो जाएगा, या इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, या डेंगू की बात करें वो हो जाएगा, या उसको एड्स हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकता है जैसे मैंने बताया, लेकिन ये चार आपके एनसेट में दे रखे हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। कॉमन कोल्ड की बात करें तो ये तो नॉर्मल नॉर्मल है भैया। कॉमन कोल्ड जुकाम की बात करें तो लोग को आम जुकाम तो आते रहता है लोगों को, है ना, अक्सर आते रहता है। तो इसमें क्या है कि कौन सा वायरस आता है, इसमें राइनो वायरस नाम का एक वायरस होता है, जो कि हमारे बॉडी में आ जाती है ना। कैसे आती है, अगर मान लो अगर कोई जो कंटिन्यूसली छींक रहा है, कोई बंदा अगर छींक रहा है, तो अगर हम उसके कॉन्टैक्ट में चले गए, उसके अगर पास चले गए, तो वो जो छींक रहा है, उससे क्या है, उसकी ड्रॉपलेट्स निकलती है, मुंह से नाकों से ड्रॉपलेट्स निकलती है, आसपास फैल जाती है एनवायरनमेंट में। और उसको अगर हमने इनहेल कर लिया, उसको अगर हमने इनहेल कर लिया, तो हमको भी क्या चांसेस है कि हमको भी जो है अगले दिन जो है, या उसके बेसिक चांसेस है कि आपको कॉमन कॉमन कोल्ड हो जाए, जिसने उसको इनहेल कर लिया। बात समझ में आएगी आपको? आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में। इन्फ्लुएंजा एक हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज है, जो कि हो सकती है इन्फ्लुएंजा वायरस से। अगर ये वायरस हमारे अंदर आ जाए, तो हमारे लंग्स को जाके इफेक्ट करता है ना, हमारे लंग्स को, फेफड़ों को ये अटैक करता है। अगर मैं डेंगू की बात करूं, ये डेंगू फीवर कर लो इसको, ये होगा डेंगू फीवर। तो अगर डेंगू की बात करें, है ना, डेंगू आपको पता है कि मच्छर के काटने से फैलता है। कौन सा मच्छर? मच्छर भी बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग ब्रीड होते हैं। तो फीमेल एडिस मॉस्किटो, मेल वाला नहीं, फीमेल एडिस मॉस्किटो। आपको पता है ना, मॉस्किटो को क्या है, हम लोग वो हमारी ब्लड को सक करती है। जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल है, वार्म ब्लड मतलब क्या, गर्म खून वाले, क्या नहीं, वार्म ब्लडेड एनिमल मतलब वैसे एनिमल्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाए। जैसे हम अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। तो जो हमारी मच्छर है, जो हमारी फीमेल एडिस मॉस्किटो है, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के शरीर पे फीड करती है, वहां से क्या है, ब्लड सक करती है। उस ब्लड से क्या करती है, न्यूट्रिशन लेती है वो। तो न्यूट्रिशन उनके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि उस न्यूट्रिशन का वो यूज करती है अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। उनकी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए क्या है, उनको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गई बात आपको? तो डेंगू हमको जो है फीमेल एडिस मॉस्किटो काटने से हो सकता है। और यहाँ पे बात किया डेंगू फीवर, तो ये बात है कि इसको अगर डेंगू हो जाए, तो उसको जो है बहुत जल्दी बहुत तेज फीवर हो जाता है, बहुत बुखार, उसको जो है बहुत बुखार हो जाता है। और अगर बात करें, उसकी शरीर जो है बहुत कमजोर पड़ जाती है, उसकी हड्डियां जो है दर्द करने लगती है, उसकी मसल्स दर्द करने लगते हैं, उसके आंख दर्द करने लगता है। समझ में आया? ये सब कुछ सिम्टम्स है जो कि डेंगू के कारण हो सकता है। अगर एड्स की बात करें, तो एड्स ये भी एक हमारी जो है वायरल डिजीज है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, ये पूरा फुल फॉर्म है एड्स का। ये होता है हमारे एक वायरस के कारण, जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV वायरस के कारण एड्स होता है। अब देखो, ये एड्स जो है, ये बेसिकली ये फैलता कैसे, एड्स की अगर बात करें, तो ये अगर जब जब हमारा जो सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा हो, है ना, कि मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट जब हो रहा हो, तो उन दोनों में से, दोनों पार्टनर में से अगर कोई सा इन्फेक्टेड हो, और दूसरा अगर हेल्दी हो, और उनके बीच में अगर इंटरकोर्स हो रहा हो, तो उससे क्या है कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के बॉडी में जो है ये HIV वायरस आ सकता है। जिससे कि क्या है कि उस हेल्दी पर्सन को भी जो है एड्स होने के चांसेस रहेंगे। और अगर बात करें एड्स कैसे फैल सकता है, तो एक प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है ना, एक प्रेग्नेंट वुमेन से क्या है कि उसके बच्चे में भी जो है वो आ सकता है एड्स, HIV वायरस आ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मदर की बात करें, उनका जो बच्चा होता है वो कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा से, है ना, प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है भैया। जहाँ से कि सारे न्यूट्रिशन जो है बच्चे को मिल रहा होता है मदर के थ्रू। तो समझ में आ रहा है बात आपको? तो ये एक हमने क्या देखा कि एक तो हमने देखा कि फिजिकल हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, दूसरा हमारा प्रेग्नेंट वुमेन से उसके बच्चों को हो सकता है, तीसरा कॉमन हमको जो है ये निडल शेयर करने से भी हो सकता है। इसको बोलते हैं कॉमन निडल शेयरिंग। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर इंजेक्शन किसी को दे रहा है डॉक्टर, किसी को अगर डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा है, किसी भी चीज का इंजेक्शन अगर दे रहा है, तो उसको क्या है ना, कि अगर दूसरे बंदे को फिर इंजेक्शन देना है, तो सेम इंजेक्शन से नहीं देगा। वो जो इंजेक्शन है, या तो उसकी नीडल को चेंज कर देगा, जो बेसिकली सिरिंज होती है। इंजेक्शन के दो दो पार्ट होंगे, एक तो सिरिंज होगा, एक हमारा नीडल होगा। तो या तो वो पूरा पूरा सिरिंज ही चेंज कर दे, या तो सिरिंज को रहने दे, नीडल को चेंज कर दे। ऐसा क्यों? अगर मान लो उसने नीडल को चेंज नहीं किया, सेम नीडल से क्या किया, मेडिसिन को लेकर दूसरे के अंदर अगर डाल दिया, तो अगर फर्स्ट पर्सन में जहां से उसने निकाला है, अगर वो इन्फेक्टेड हो, तो उसका खून दूसरे में भी जा सकता है। मान लो अगर नीडल में जो है खून लगा हो उसका, और वही खून दूसरे में चले जाए हेल्दी पर्सन में, और अगर उसको एड्स हो फर्स्ट वाले पर्सन को, तो इससे क्या है, उसको भी एड्स हो सकता है हेल्दी वाले पर्सन को। तो हमने क्या देखा, ये जो नीडल शेयरिंग से भी जो है हमारी एड्स फैल सकती है। अब देखो, ये एड्स में ना है, HIV वायरस क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को जाके अटैक करते हैं। जैसे ही हमारे बॉडी में अंदर अंदर घुसते हैं HIV, ये जाके हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करेंगे। अब इम्यून सिस्टम को इतना कमजोर कर देते हैं ना, कि अगर इतना इतना कमजोर कर देते हैं कि एड्स के कारण बंदा नहीं मरता कभी भी। कभी भी कोई एड्स के कारण नहीं बनता है। एड्स जो है आपकी इम्यून सिस्टम को इतना कमजोर कर दिया, जिससे कि आप दूसरी किसी बीमारी से मर जाओगे।
समझ में आ रहा है? जैसे कॉमन कोल्ड की बात करें, कॉमन कोल्ड से किसी को मरते हुए सुने हो? कोई नहीं मरता है कॉमन कोल्ड से। लेकिन अगर किसी को एड्स हो जाए और उसी वक्त उसको कॉमन कोल्ड अगर जुकाम भी हो जाए, तो वो जुकाम के कारण भी मर सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी उसका इतना कमजोर कर दिया। देखो राइनो वायरस जो होता है, जो बेसिकली जुकाम कॉज करता है, वो बहुत कमजोर है। वो आपकी इम्यून सिस्टम को जो है खराब नहीं कर पाता है। लेकिन चूंकि एड्स ने इतना कमजोर कर दिया है इम्यून सिस्टम को, कि अब वो राइनो वायरस भी उसको अटैक कर पा रहा है ना, आपके इम्यून सिस्टम को, आपके डिफेंस मैकेनिज्म को बर्बाद कर पा रहा है। इसलिए क्या है कि आप जो है कॉमन कोल्ड से भी मर जाता है लोग। बात समझ में आएगी? सोचो इतना हमारा कोई शायद ही कोई किसी को नहीं सुनी हो कॉमन कोल्ड से मरते हुए, लेकिन एड होने के कारण वो मर सकता है कॉमन कोल्ड से। बात समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब समझते हैं बैक्टीरियल डिजीज, कि जिसको अगर बैक्टीरियल डिजीज हो रहा है, उसके बॉडी में बैक्टीरिया आया, अब उसको कौन कौन से डिजीज हो सकती है? तो डिजीज तो काफी सारी हो सकती है। आपके एनसीईआरटी में ये 4 दे रखे हैं। एक हमारा है टाइफॉइड, दूसरा कोलेरा, तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूबरक्यूलोसिस, एक हमारा एंथ्रेक्स। समझते हैं अच्छे से। टाइफॉइड की बात करें तो ये हमारा, या तो ये बेसिकली एक वाटर बॉर्न डिजीज है। वाटर बॉर्न डिजीज मतलब क्या है कि अगर आप कंटेमिनेटेड पानी पियोगे, कंटेमिनेटेड खाना खाओगे, है ना, गंदा खाना गंदा पानी पी रहे हो, तो उससे कारण क्या है कि आपके बॉडी में एक बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं हम लोग सैल्मोनेला टाइफाई, अच्छे से सुनना, सैल्मोनेला टाइफाई नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि टाइफॉइड कॉज करता है। तो अगर वो बैक्टीरिया आपके अंदर चला गया तो आपको टाइफॉइड हो सकता है। और टाइफॉइड होने से क्या होती है कि टाइफॉइड की जो वायरस जा रही है आपके अंदर, सैल्मोनेला टाइफाई, वो जाके आपके क्या स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसको अटैक करता है, उसको खराब करता है। बात समझ में आएगी आपको? अगर मैं कोलेरा की भी बात करूं, कोलेरा भी क्या है हमारी उसी की तरह है। कोलेरा भी जो एक वाटर बॉर्न डिजीज है, जो कि गंदा पानी या गंदा खाना खाने से हो सकता है। इसमें भी क्या है कि अगर इसकी मैं पैथोजन की बात करूं, कि कोलेरा जो है बैक्टीरिया से तो होता है, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम है हमारा विब्रियो कॉलरे। विब्रियो कॉलरे नाम का बैक्टीरिया, जिससे कि हमारा कोलेरा हो सकता है। और ये भी अगर हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जाके वहां पे अटैक करता है वो। बात समझ में आएगी आपको? जिसको कॉलेरा होता है ना, जिसको कॉलेरा होता है, उसको क्या है कि देखो कि लगातार कुछ दिन जो है उसको वाटरी स्टूल हो रहा है, उसका स्टूल जो है काफी वाटरी सा है। और किसी को टाइफाइड हुआ है, किसी को टाइफाइड अगर हो गया है, तो उसका अगर सिम्टम्स तो काफी सारे हो सकते हैं, सिम्टम्स मतलब लक्षण तो काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक आध बात कर रहा हूँ। टाइफाइड की बात करूँ तो इसको टाइफाइड होगा, उसको देखोगे कि कुछ दिन तक लगातार उसको तेज बुखार हो जाता है, लगातार तेज बुखार हो गया, उसे खांस रहा है, काफी कमजोर बेड पे पड़ा हुआ है। समझ रहे हो? ये सब कुछ सिम्टम्स मैंने बताया है। अब ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, टीबी, टीबी काफी सुना होगा आपने। तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, ये भी हमारी बैक्टीरियल डिजीज है। ये फैलती किससे है? तो इसका जो पैथोजन होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो हमारी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये मैंने बैक्टीरिया का नाम बताया जिससे कि ट्यूबरक्लोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगर ये आपके किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी में चला जाए तो ये क्या करता है कि ये जो है लंग्स को अफेक्ट करता है ना। टीबी जिसको होता है कि उसको देखोगे कि वो जो बेसिकली उसका फेफड़ा जो है वो सही से काम नहीं कर रहा होता है, उसको लंग डिजीज हो सकता है इस बैक्टीरिया के आने से। एंथ्रेक्स की बात करें तो ये एंथ्रेक्स एक ऐसा बीमारी है जो कि जनरली एनिमल्स को होता है। किस एनिमल्स को? अगर बात करूं मैं शिप को, गोट को, तो इन सारे एनिमल्स को जनरली होता है ना। तो ये इंसानों को भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं जैसे जो हमारी सिल्क इंडस्ट्री होती है, सिल्क इंडस्ट्री की बात करिए, जो कॉटन इंडस्ट्री की बात करें, वहां पे क्या है, कॉटन रियरिंग करते हैं लोग, है ना, कि शिप में से क्या है, अगर मैं जैसे वूल इंडस्ट्री की बात करें तो शिप वगैरह में से क्या है, वूल को निकालना पड़ता है भैया। तो वूल को लोग निकालते हैं जब, तो क्या करते हैं कि निकालते वक्त क्या है कि उनकी अगर स्पोर्स को वो इनहेल कर ले, अगर जो है ना, बेसिकली जो एंथ्रेक्स किसी होता है, एंथ्रेक्स जो होता है जिस बैक्टीरिया से, उसका नाम क्या है, बैसिलस, बैसिलस एंथ्रासिस। तो जब वो रियरिंग कर रहे होते हैं, जब वूल निकाल रहे होते हैं, तो इस समय क्या है कि वो बैक्टीरिया जो है वो आसपास फैल जाता है, ये ना बैसिलस एंथ्रासिस आसपास फैल जाता है एनवायरमेंट में। अगर उस उन्होंने इनहेल इनहेल कर लिया, इनहेल करने से क्या है कि उनके बॉडी को डैमेज करेगा, जाके लंग्स को अटैक करेगा। बात जमा आपको? चलो आगे देखते हैं। अब समझते हैं हमारा ऐसे कुछ डिजीज जो कि प्रोटोजोआन डिजीज है, बेसिकली जो प्रोटोजोआ से होते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देखो, मलेरिया, काला आजार। मलेरिया और काला आजार। मलेरिया भी क्या है कि हमारे मच्छर से फैलते हैं, मच्छर के काटने से किसी को मलेरिया होता है। कौन सा मच्छर? उस मच्छर का नाम है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। देखो मच्छर के अलग अलग ब्रीड होते हैं, अलग अलग टाइप की वैरायटी होती है। एक हमने क्या देखा था, एडिस मॉस्किटो बताया था पहले, है ना, डेंगू का। अब मलेरिया का कौन सा हमारा है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। और ये जिस पैथोजेन को, बेसिकली ये जिस प्रोटोजोआ को हमारे अंदर डाल रहा है, वो होता है प्लाज्मोडियम, है ना। जो पैथोजेन डाल रहा है अंदर, जो प्रोटोजोआ डाल रहा है हमारा मच्छर के काटने से जो हो रहा है, वो हमारा हमारा जो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ बॉडी के अंदर आ जाता है। बात समझ में आई आपको? आगे देखो, यहाँ पे काला आजार का बात किया गया। काला आजार, इसको हम लोग ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। आपको सुना हुआ, काला आजार को हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिसको काला आजार बीमारी हो जाए, उसका शरीर जो है काला पड़ने लगता है, उसका शरीर ब्लैक ब्लैक हो जाता है। और काला आजार में क्या होता है कि ये काला आजार फैलता किससे बोलोगे, तो काला आजार जो है जिस प्रोटोजोआ से होता है, जिस प्रोटोजोआ के अंदर आने से होता है, उसका नाम है लेशमेनिया। उसका नाम है लेशमेनिया। अब बोलोगे लेशमेनिया हमारे बॉडी में आया कैसे, तो लेशमेनिया आता है, एक सैंड फ्लाई नाम का एक कीड़ा है। सैंड फ्लाई नाम का एक फ्लाई होता है। अगर
उसने काट लिया आपको, तो सैंड फ्लाई के काटने से क्या है कि लेशमीनिया जो है आपके बॉडी के अंदर आ जाता है, और लेशमीनिया होने से आपको काला आजार, जिसको हम लोग ब्लैक फीवर बोलते हैं, वो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात जमा, आगे देखते हैं। अब समझते हैं कुछ फंगल डिजीज जो कि फंगी के कारण होते हैं। यहाँ बताया गया रिंग वर्म, रिंग वर्म काफी सुना होगा आपने। रिंग वर्म को लोग क्या हिंदी में दाद भी बोलते हैं भैया, दांत नहीं बोल रहा हूँ, दाद है ना। तो रिंग वर्म में देखो, आपने देखा होगा कई बार गलों में जो है, गले में या हाथ में कई बार ये जो क्या होता है, गोल 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 रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है ना, रेड कलर का गोल गोल स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको रिंग वर्म बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो रिंग वर्म जो है बेसिकली हमारा एक फंगल डिजीज है। और अगर बात करूं मैं एथलीट्स फुट की, एथलीट्स फुट भी एक हमारा डिजीज है। इसमें क्या है कि इसमें जो है, ये भी रिंग वर्म की तरह ही होता है। इसमें क्या है कि आपकी गोल गोल स्ट्रक्चर, वैसे ही मैंने जो बताया, गोल 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 स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे पैरों में हो जाता है, फुट में। क्योंकि पैरों में हो जाता है, फुट में हो जाता है, इसलिए इसको एथलीट्स फुट बोलते हैं। समझ में आ रहा है। और देखो, ये भी हमारी क्या है कि फंगल डिजीज है, जिसकी मैंने बात किया कि एथलीट्स फुट। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि हमारे जो बेसिकली वर्म के कारण डिजीज होता है, द डिजीज कॉज्ड बाय वर्म। दो एग्जांपल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, एक है हमारा एलिफेंटियासिस, दूसरा है हमारा टेनेसिस। एलिफेंटियासिस की बात करें, तो आपने देखा होगा कि कई बार जो है ना, लोगों के पैर काफी ज्यादा फूल जाते हैं। एक पैर तो नॉर्मल है, और दूसरा पैर जो है काफी सोलन हो गया, फूल सा गया है, बहुत ज्यादा फूल जाता है। और चूंकि फूलने के कारण वो लगता है जैसे एलिफेंट की तरह। बेसिकली एलिफेंट का पाँव कैसा होता है, काफी फूला फूला होता है, मोटा मोटा, तो उनके पैर वैसे ही फूल जाते हैं ऐसा, इस बीमारी के कारण, उसलिए इस बीमारी का नाम दिया गया एलिफेंटियासिस। समझ में आ रहा है। अब ये एलिफेंटियासिस जो है वो फैलता किससे है, तो ये भी एक मच्छर के काटने से फैलता है। उस मॉस्किटो का नाम है हमारा क्यूलेक्स मॉस्किटो। देख रहे हो, मच्छर की बहुत अलग अलग वैरायटी है भैया। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण से आपको एलिफेंटियासिस हो सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको। आगे देखते हैं। अब समझते हैं टेनियासिस क्या होता है। टेनियासिस भी हमारी एक बीमारी है। इसमें क्या होता है ना, कि आपने टेपवर्म का नाम सुना है, टेपवर्म। कई बार लोग बोलते हैं ना कि बाहर का खाना ज्यादा मत खाया करो, आप क्या पेट में जो है कीड़े हो जाएंगे, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, जैसा इस तरीके की बातें। तो टेनियासिस में क्या है, आप देखोगे कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे हमारा खाना फाइनली डाइजेस्ट होता है, खाना एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, कुछ हमारे टेप वर्म आ जाते हैं। टेप वर्म कुछ जैसा ऐसा दिखता है, टेप वर्म भैया, रस्सी की तरह ऐसा ऐसा टेप वर्म एक जो है ऑर्गेनिज्म होता है, जो बेसिकली वर्म होता है, वो दिखता है। ये टेप वर्म क्या करता है ना, अगर आपके बॉडी के अंदर आ गया, बोलोगे टेप वर्म आएगा कैसे, इसको कौन लेके आएगा। देखो, टेप वर्म जो है वो तब आपके बॉडी में बनता है जब आप अनकुक्ड फूड खा रहे हो, आप ऐसा खाना खा रहे हो जो कि सही से पका हुआ नहीं है। और जनरली क्या है कि ये उनको भी होता है ज्यादातर, जो कि ऐसा मीट खा लेते हैं जो कि सही से नहीं पका हो। आपने ऐसा मीट खाया हो जो सही से कुक्ड नहीं हो, तो बेसिकली अनकुक्ड मीट के खाने से ज्यादातर जो है हमको ये टेनियसिस बीमारी होती है। जिसके कारण क्या है कि लोगों के पेट में जो है हमारी टेप वर्म नाम की एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक वर्म जो है वो बन जाती है। और ये वर्म क्या करता है ना, कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है, आपके पेट को, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसको खराब करने लगेगा। और जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी खाना डाइजेस्ट हो रहा है, उसमें से क्या है, न्यूट्रिएंट्स लेना जरूरी है। जब भी खाना ब्रेक होता है तो आपको पता है कि टूटने के बाद उसमें से एब्जॉर्प्शन होता है, कि हमको जरूर बॉडी बॉडी जो है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को खींचती है। लेकिन उससे पहले क्या करता है ना, कि टेप वर्म जो है उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेने लगता है। टेप वर्म जो है शेयरिंग करने लगता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेने, जिससे कि हमारी क्या है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारी खराब होती है। बात जब आपको आगे देखते हैं। हमने देख लिया कि हमको जो है बीमारी किन-किन पैथोजेन से हो सकता है। अब ये पैथोजेन किन-किन तरीके से हमारे अंदर आते हैं वो देखते हैं। ये होता है मतलब मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़, कि डिजीज़ किन-किन तरीकों से, जितने जितना भी देखा है ना, वायरस देखा, बैक्टीरिया देखा, फंगी देखा, प्रोटोज़ोआ देखा, किन-किन तरीके से हमारे अंदर आ सकते हैं। या तो वो हवा के थ्रू आएगा, या तो हवा से हमारे अंदर आएगा, या गंदा पानी पीने से आएगा, या ब्लड से आएगा, दूसरे का खून अपने में ले लिया तो ब्लड के कारण आ सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इंटरकोर्स होने से आ सकता है, सलाइवा किसी का दूसरे का थूक अगर हमारे अंदर आ गया उसके कारण भी हो सकता है। और वेक्टर, वेक्टर आपको पता है क्या होता है, ये सब बताएंगे आगे, चलो देखते हैं। अब समझते हैं, जैसे एयरबॉर्न डिजीज की बात की गई है। एयरबॉर्न डिजीज जो कि क्या है, कि जैसे यहाँ पे कॉमन कोल्ड की बात की गई है, ये कि एयरबॉर्न डिजीज है, मतलब क्या है कि ये जो है हवा से फैलता है, हवा के थ्रू फैलता है ये। तो जैसे मैंने बताया कि कॉमन कोल्ड में क्या होता है, जो कोई अगर बहुत ज्यादा खांस रहा है, छींक रहा है, उसके बाद जाके खड़े हो जाओगे, उसके पास जाके खड़े हो जाओगे, तो उसका जो ड्रॉपलेट्स निकल रहा है मुंह से, नाकों से, अगर आपने उसको इनहेल कर लिया, तो आपको भी क्या है कि कॉमन कोल्ड हो सकता है, आपके बॉडी में वो राइनो वायरस चला जाए अगर, तो समझ रहे हो बात। और अगर बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, और अगर बात करें निमोनिया की, तो ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया आपको पता है ये सब कैसे हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज है, जो कि एक एयरबॉर्न डिजीज है। समझ में आ रहा है बात। आगे देखो, अगर वाटरबॉर्न डिजीज की बात करें, कोलेरा जो होता है, हमने बताया ना, कोलेरा, टाइफॉइड, ये सब वाटरबॉर्न डिजीज है, गंदा पानी पी लोगे, गंदा खाना खा लोगे। फिर हेपेटाइटिस की बात करें, हेपेटाइटिस बेसिकली क्या है, जॉन्डिस, जॉन्डिस को ही बोलते हैं हेपेटाइटिस। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अलग अलग टाइप होते हैं इसके। तो बेसिकली ये जॉन्डिस होता है, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस ए भी जो है आपको एक वाटरबॉर्न डिजीज है, गंदा पानी पीने से हो सकता है। बात समझ में आई। आगे देखते हैं। कुछ डिजीज हमारे ब्लड से भी फैलते हैं, है ना, ब्लड से भी। जैसे मान लो एड्स की बात किया गया, आपको मैंने बताया था ना कि ब्लड से कैसे फैल रहा है। मैंने बताया था ना कि जब हमने देखा था कि जब नीडल शेयरिंग होता है इन्फेक्टेड पर्सन से, जब हेल्दी पर्सन में एक कॉमन नीडल अगर शेयर किया जा रहा है, अगर इसका खून उसके बॉडी में चला जाए, और इसका खून उसके बॉडी में चला जाए, तो इन्फेक्टेड पर्सन का जो भी HIV वायरस होगा उसके अंदर चला जाएगा भैया, और उसको भी एड हो जाएगा।
समझ रहे हो? या मान लो कई बार जो है हम लोग जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होता है ना, कि बेसिकली जब एक से एक पर्सन किसी दूसरे को जब खून दे रहा होता है, तो उससे पहले टेस्ट होता है आपके ब्लड का कि आपका ब्लड में जो है वो एचआईवी वायरस है कि नहीं। अगर आपके ब्लड में एचआईवी वायरस होगा तो उनको तो दूसरे पर्सन को देगा नहीं डॉक्टर, क्योंकि उसको भी एड होने का खतरा रहेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? तो खून के थ्रू जो है वो एड फैल सकता है। और अगर बात करें हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस सी, ए वाला नहीं, हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो भी हमारे ब्लड के थ्रू जो है वो फैल सकता है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन है। बात जब हम आपको आगे देखते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हमारा एड्स फैल सकता है, मैंने बताया आपको। एक हमारा सिम्फिलिस नाम का बीमारी है, एक हमारा गोनेरा नाम का बीमारी है, जिसको गोनेरे बेसिकली प्रोनाउंस करते हैं। वो भी एक हमारा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है, फीमेल और मेल जब इंटरकोर्स करते हैं, उन दोनों में से कोई अगर इन्फेक्टेड हो और दूसरा अगर हेल्दी हो, तो इन्फेक्टेड वाले में से हेल्दी पर्सन को जो है वो बीमारी हो जाती है। देखो, मैं अगर चाहूँ तो एड्स, साइफिलिस, गोनरे जो भी मैं बता रहा हूँ, जितना भी डिजीज़ बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से बताऊँ कि है ना, इसका बेसिकली प्रिवेंशन क्या है, कैसे इनसे बचा जाए, है ना? फिर हम लोग क्या-क्या जो कर सकते हैं, क्या-क्या दवाइयाँ खा सकते हैं इनसे बचने के लिए, मैंने वो सब बता दूँगा। कॉज़ भी बता दूँगा कैसे-कैसे हो रहा है, क्या-क्या तरीके से हो सकता है हमको, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपके एनसीईआरटी में देखो, मैं जो भी लेक्चर कर रहा हूँ ना, लेक्चर में हमारा इतना दम है, आप क्या करना, एक साइड मेरा लेक्चर खोल लेना। एक साइड में लेक्चर खोल लो, एक साइड में एनसीईआरटी का बुक खोल लो, लाइन में लाइन मिला लो। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, वो एनसीईआरटी के अंदर का ही सब है। एक्स्ट्रा मैं बताऊँगा नहीं और आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना? जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ही आप फ़ॉलो करो, तो ये सब का जो है प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, आपको नहीं जानना है उतना। क्या-क्या जानना था आपको मैंने बताया, जो एड्स मैंने बताया। एड्स के बारे में चेक करना, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है अच्छे से, लेकिन साइफिलिस और गोनरे इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है। मतलब नाम बस दे दिया है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट डिज़ीज़ है ये, लेकिन इनके बारे में और उतना डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं किया है, इसलिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि सलाइवा, कि थूक के कारण भी बीमारी फैलती है। जैसे रेबीज़ की बात करें, रेबीज़ एक ऐसा बीमारी है जो कि बेसिकली कब फूल ये जो है ना, अगर एक कुत्ता मान लो पागल हो, एक पागल कुत्ता हो, एक मैड डॉग हो, या मान लो एक बिल्ली हो, वो भी जो है पागल हो, बिल्ली की बात करिए, अगर मैं बात फॉक्स की बात करेंगे, कैट, अगर मैं है ना बैट की बात करूँ, चमगादड़ की, तो इन सब के काटने से क्या है, आपको एक डिज़ीज़ होगा जिसका नाम है रेबीज़। समझ में आ रहा है? आपको एक डिजीज़ होगा जिसका नाम है रेबीज़, तो बेसिकली क्या हो रहा है, उनका थूक आपके अंदर आ रहा है। वो जो आपको काट रहे हैं, जब बाइट कर रहे हैं, तो उनका सलाइवा आपके अंदर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं वो रेबीज़। समझ में आ रहा है? तो रेबीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो, ये जो तो हमने क्या देखा कि रेबीज़ जो हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? डॉग के कारण या फॉक्स के कारण या बैट के कारण। तो इन सबको वेक्टर नहीं बोलेंगे। मत बोल देना कि ये सब वेक्टर है। हमने क्या बताया था? मैंने जब वेक्टर बताया था, तो मैंने बोला था वेक्टर वैसे एनिमल्स या वैसे इंसेक्ट होते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन में से हेल्दी पर्सन में लेके जाते हैं। किसको? पैथोजेंस को। आप देखो, ऐसा थोड़ी है कि पागल कुत्ता जो है ये पागल कुत्ता जो है ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा तब जाके आपको काटा तो हुआ, ऐसा नहीं है। वो खुद इन्फेक्टेड है, वो कुत्ता खुद इन्फेक्टेड है रेबीज बीमारी से, तो उसने आपको काटा तो आपको हो गया। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि, तो इसलिए क्या है कि हम लोग इस कुत्ते को जो है, इस मैड डॉग को जो है एक वेक्टर नहीं बोल सकते हो। समझ में आ गया? आप देखते हैं आगे, वेक्टर किन्हें बोल सकते हैं? फिर वेक्टर जो है हम लोग मलेरिया को बोल सकते हैं, क्योंकि मलेरिया क्या करता है, इन्फेक्टेड पर्सन में से अगर मान लो जो हमारा मलेरिया है, एक डिजीज है जो कब फैलता है ना, जो हमारी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है, वो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटे, इन्फेक्टेड पर्सन को काटने के बाद अगर हेल्दी पर्सन को काट ले, तो इससे क्या है कि प्लाज्मोडियम जो होता है ना, प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम पैथोजन जो है इसके बॉडी से उसके बॉडी में चला जाएगा। तब क्या देख रहे हो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ले जा रहा है कौन? मलेरिया। जो हमारी मलेरिया जो हो रहा है वो जा रहा है किसके कारण? हमारी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण। उसलिए वो एक वेक्टर है। उस तरीके से डेंगू की बात करें, डेंगू किससे फैल रहा था? हमारी एडिस मॉस्किटो से। तो एडिस बीमारी क्या? एक वेक्टर है। बात समझ में आ रहा है? चूंकि वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज को क्या कर रहा है? पैथोजन को फैला रहा है। बात समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब समझते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होता है। देखो, हमें क्या है, मान लो बैक्टीरियल डिजीज हो गया, कोई फंगल डिजीज हो गया, उसको कैसे रोका जाए? तो एंटीबायोटिक्स खा सकते हैं। देखो, एंटी मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, उनके खिलाफ। अब बायोटिक्स मतलब क्या होता है? बायोटिक्स मतलब होता है लिविंग। बेसिकली बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब लिविंग होता है ना। तो अगेंस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप क्या बोलोगे? एंटीबायोटिक्स हम ले रहे हैं मतलब हमारे अगेंस्ट है क्या ये? नहीं। ये लिविंग किसके लिए प्रोनाउंस किया गया है? ये लिविंग जो है बेसिकली ये प्रोनाउंस किया गया है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, उन सब के लिए। समझ रहे हो? हाँ, लेकिन ये लिविंग जो है वो वायरस के लिए नहीं किया गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, वो वायरल डिजीज पे काम नहीं करती है। अभी मैं दिखाऊंगा आगे। तो एंटीबायोटिक्स के ऊपर बात करते हैं। एंटीबायोटिक्स हमारे कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। जैसे बैक्टीरिया की बात करें, फंगी की बात करें, तो इन सब की हेल्प से ये बनते हैं। अब लोग सर ये तो उनको मारने का काम आ रहा है। हाँ, दूसरे बैक्टीरिया फंगी को मारने का काम आ रहा है, लेकिन ये हमारे कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया फंगी होते हैं जो कि हमारे काम के होते हैं, यूज़फुल होते हैं, तो उनकी हेल्प से बनाया और तब जाके दूसरे बैक्टीरियल डिजीज़ या फंगल डिजीज़ को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स उसको दिया। समझ रहे हो? तो इसको खाने से क्या होगा, एंटीबायोटिक्स को लेने से क्या होता है कि पैथोजेन, अगर मान लो कोई बैक्टीरिया हो, फंगी हो, तो उसको क्या है, डिस्ट्रॉय कर देता है। बात समझ में आई आपको? आगे देखो यहाँ पे। अब जैसे अगर बात किया गया यहाँ पे पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन एक टाइप का एंटीबायोटिक्स है। हमारा सबसे पहला एंटीबायोटिक जो बना था वो पेनिसिलिन ही था। अभी तो बहुत सारे हैं, सबसे पहला जो बनाया गया था वो पेनिसिलिन था।
पेनिसिलिन क्या करता है, बोलोगे कि बैक्टीरिया को कैसे मार रहा है ये? बैक्टीरिया क्या करता है ना, आपकी जब बॉडी में आता है बैक्टीरिया तो मल्टीप्लाई करता है। आपके बॉडी में आने के बाद मल्टीप्लाई करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे करके मल्टीप्लाई करेगा वो। तो जब मल्टीप्लाई करेगा तो अपने जैसे और बैक्टीरिया को बनाएगा। और आपको पता है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल तो होता है ना, तो ये क्या करता है एंटीबायोटिक्स, ये सेल वॉल को बनने ही नहीं देता है। बैक्टीरिया के सेल वॉल को ही जाके तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे क्या है अल्टीमेटली उनका मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा बैक्टीरिया का, वो खत्म होने लगेंगे। बात समझ रहा है? बात समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए क्या है कि एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं कि हमारे बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको बनने से रोक देते हैं, जिससे हमको क्या है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो है बैक्टीरियल डिजीज नहीं होता है। बात समझ में आ गई? आगे देखो, अगर बात करें ये वायरस से क्यों नहीं रोक पा रहा है, तो वायरस को इसलिए नहीं रोक पा रहा है क्योंकि वायरस क्या है, वायरस का तो भैया सेल वॉल होता ही नहीं है। वायरस का जो है सेल वॉल नहीं होता है, समझ में आ रहा है? दूसरे क्या है कि वायरल डिजीज को ये खत्म नहीं कर पाता है। अगर मान लो अगर मैं बात करूं कॉमन कोल्ड की बात करूं, या अगर मैं एड्स की बात करूं, ये सब क्या है, वायरल डिजीज है। तो अगर किसी को मान लो काफी ज्यादा सर्दी जुकाम उसको है, अगर वो जाके दवाई भी खाएगा उसको कुछ ठीक होने वाला है? नहीं है। लोग फिर भी खाते हैं। लोग जाके जुकाम है तो उसकी दवाई ले लेते हैं, फिर वो दे भी देता है ना? लेकिन एक्चुअल में क्या है कि दवाई खाने से कुछ फ़र्क आपको होगा नहीं, क्योंकि क्या है, ये हमारे एंटीबायोटिक जो है, उनके पाथवे को, उनके सेल वॉल को तो खत्म कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि सेल वॉल है होता ही नहीं तो खत्म क्या करेंगे? समझ में आ रहा है बात आपको? और अगर बात करें यहाँ देखो, अगर मान लो आपको बैक्टीरियल डिजीज भी हो गया, आपको वायरल डिजीज भी हो गया, आपको एक ही टाइम पे बैक्टीरियल डिजीज भी हो जाए, वायरल डिजीज भी हो जाए, दोनों साथ में हो जाए, तब अगर आप एंटीबायोटिक्स लो तब क्या होगा? हाँ, तो एंटीबायोटिक्स जो है उस समय आपके बैक्टीरियल डिजीज को तो खत्म कर देगा। बैक्टीरियल डिजीज के पैथोजेन का जो सेल वॉल बन रहा है उसको बनने से तो रोक देगा। तो एक तरफ से बैक्टीरियल डिजीज तो खत्म हो गया, लेकिन वायरल डिजीज तब भी रहेगा। समझ रहे हो? वायरल डिजीज तब भी रहने वाला है। तो आपने एंटीबायोटिक जो खाया वो बस आपके बैक्टीरिया को खत्म करने में या फंगी को खत्म करने में जो है काम आया, वायरस को रोक नहीं पाया वो। समझ में आ रहा है बात आपको? और देखो, अगर बात करें ह्यूमन सेल्स की, तो हमारे ह्यूमन सेल में पता है कि सेल वॉल नहीं होता है। ह्यूमन सेल का क्या होता है, बस सेल मेम्ब्रेन होता है, बाहर में सेल वॉल तो होता नहीं भैया, सेल वॉल तो प्लांट्स में होते हैं। तो हमारा भी चूंकि सेल वॉल नहीं है, इसलिए हम अगर एंटीबायोटिक्स लेंगे, मान लो अगर हम पेनिसिलिन ले रहे हैं तो हमको तो अफेक्ट करेगा नहीं। इसलिए पेनिसिलिन का ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा सेल वॉल ही नहीं बन रहा है। तो ये तो अटैक करते हैं सेल वॉल पे ही। अब चूंकि सेल वॉल ही नहीं है तो फिर किसको अटैक करेंगे? इसलिए कि हमारे बॉडी में इसका कोई इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, आप इसको दबा के खा सकते हो। हाँ, जब काम पड़े तभी, ऐसे नहीं कि ऐसे ही खा लिया। समझ में आ रहा है बात आपको? लेक्चर को यहीं पेंट करते हैं। हमने आज बहुत अच्छा टॉपिक्स कवर किया। हमने देखा कि डिजीज कितने टाइप के हो सकते हैं, कैसे कैसे फैलते हैं, है ना? हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा कि एयर से, हवा से, पानी से, ब्लड से, बहुत मजा आया। हमने एंटीबायोटिक्स देखा कि एंटीबायोटिक्स कैसे। अब देखो, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मान लो और किसी को वायरल डिजीज हो जाए तो वो कैसे ठीक होगा? आप बोल रहे हो सर दवा तो ले नहीं सकता। देखो, दवा ले सकता है, मैं एंटीबायोटिक्स की बात कर रहा हूँ। वो चाहे तो एंटीवायरल मेडिसिन ले सकता है। वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरल मेडिसिन आएंगे, वो एंटीबायोटिक्स से अलग होता है। मैं एंटीवायरल बोल रहा हूँ, एंटीबायोटिक्स नहीं। तो वायरस को रोकने के लिए काम आता है। या कई बार क्या है, जैसे किसी को कॉमन कोल्ड हो जाए, तो कॉमन कोल्ड हो जाए तो लोग क्या है कि अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। मतलब उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वायरस को जो है समय के साथ साथ हफ्ता भर 10 दिन में अपने आप खत्म कर देता है। तो कई बार जो वायरल डिजीज अपने आप खत्म हो जाते हैं, या आप जो है एंटी वायरल मेडिसिन वगैरह भी लेके उसको खत्म कर सकते हो। लेकिन हाँ, एंटीबायोटिक्स जो है वो काम नहीं करने वाला है। बात जमा, लेक्चर को यही पेंट करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो दबा के। सभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।